नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। ये है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान की एक रोग सूची। असल में बीमारियों की एक लिस्ट है ना। हमारा इरादा है इस लिस्ट को समझना है ना। ये देखना कि इसमें बीमारियों को कैसे बांटा गया है और इससे हमें मानव स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में क्या पता चलता है। सोचिए, ये बीमारियों का एक नक्शा है जिसमें पुराने और नए रास्ते, आप कह सकते हैं, साथ साथ दिखते हैं। इसमें मतलब पारंपरिक आयुर्वेदिक शब्द भी हैं और आज की मेडिकल भाषा वाले नाम भी। तो चलिए खोलते हैं इस नक्शे को और देखते हैं इसमें क्या छुपा है। लिस्ट की शुरुआत होती है पेट यानी पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतों से। इसमें अग्निमांद्य जैसे शब्द हैं, जिसका मतलब शायद हाजमे का कमजोर होना है, या अजीर्ण यानी बदहजमी। फिर आना आधमान जैसे शब्द भी हैं, जो पेट फूलने या गैस की तरफ इशारा करते हैं। और हाँ, छर्दी यानी उल्टी, अम्लपित्त जिसे हम आज एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी कहते हैं, और शूल यानी दर्द का भी जिक्र है। हाँ, ये पेट की गड़बड़ियों का जो वर्गीकरण है वो गौर करने लायक है। आप देखिए, इसमें शूल यानी दर्द जैसे लक्षण भी हैं और अम्लपित्त जैसी पूरी स्थिति भी। ये दिखाता है कि पारंपरिक नजरिए में लक्षणों और बीमारी की अवस्था दोनों को अहमियत दी जाती थी। सिर्फ ये नहीं कि बीमारी क्या है, बल्कि महसूस क्या हो रहा है वो भी जरूरी था। बिल्कुल सही कहा। और फिर इसी लिस्ट में आज के नाम भी हैं, जैसे अल्सरेटिव और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे आईबीएस भी कहते हैं, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी। साथ ही दस्त यानी अतिसार, पेचिश यानी प्रवाहिका, और कुछ ऐसी स्थितियां जैसे गृहिणी, जिसे शायद आजकल मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या आईबीएस से जोड़कर देखा जाता है। फूड पॉइजनिंग जैसी तेज गड़बड़ियों के लिए भी विसूचिका, अलसक जैसे शब्द हैं। तो यहाँ एक तरह का ब्रिज दिखता है ना। पुराने लक्षण आधारित नाम और नए बीमारी की प्रक्रिया या अंग पर आधारित नाम एक ही जगह पर। ये पाचन तंत्र की समस्याओं को समझने के दो अलग अलग लेंस की तरह है, एक तरह से। चलिए, पेट से आगे बढ़कर अब मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ लिस्ट में मूत्रकृच्छ्र शब्द है, जिसका मतलब पेशाब करने में मुश्किल या दर्द होना, और मूत्राघात यानी पेशाब का रुक जाना। और फिर आज की जानी पहचानी दिक्कतें भी हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, प्रोस्टेटोमेगाली, किडनी से जुड़ी समस्याएं जैसे नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और किडनी का अचानक या धीरे धीरे काम करना बंद कर देना, एक्यूट किडनी इंजरी एकेआई, और क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी। यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है ना। आयुर्वेदिक शब्द मूत्रकृच्छ्र या मूत्राघात सीधे फंक्शनल दिक्कत यानी काम में रुकावट बता रहे हैं। पेशाब नहीं आ रहा या मुश्किल से आ रहा है। जबकि यूटीआई या सीकेडी जैसे नाम बीमारी की जगह, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी और उसकी प्रकृति बता रहे हैं। एक तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ क्यों और कहाँ हो रहा है। बहुत दिलचस्प तुलना है ये। अच्छा, अब आते हैं सांस की प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। यहाँ हमें हिक्का यानी हिचकी, श्वास जिसका मतलब सांस लेने में तकलीफ या अस्थमा जैसा हो सकता है, और कास यानी खांसी जैसे नाम मिलते हैं। और साथ में राजक्षमा और शोष जैसे शब्द भी हैं। पारंपरिक तौर पर इन्हें टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस या किसी ऐसी बीमारी से जोड़ा जाता था जिसमें शरीर धीरे धीरे घुलता या कमजोर होता जाता है। ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर असर दिखाने वाली स्थिति का नाम लगता है। हाँ, ये नाम बीमारी के असर की गंभीरता को दर्शाते हैं। सही है। फिर लिस्ट में आज के फेफड़ों के रोग भी शामिल हैं। निमोनिया, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों में पानी भरना मतलब प्लूरल इफ्यूजन, और ब्रोंकिएक्टेसिस। अजीब बात यह है कि ट्यूबरकुलोसिस का नाम बाद में अलग से भी दिया गया है इसमें। तो दोनों सिस्टम सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों पर ध्यान दे रहे हैं, पर शायद उनकी जड़ या उनके फैलाव को अलग तरह से देख रहे हैं। शोष जैसा शब्द सिर्फ सांस की दिक्कत नहीं, बल्कि वजन घटना, कमजोरी, इन सब को समेट लेता है, ऐसा लगता है। अगला हिस्सा तो और भी ज्यादा मजेदार है, बुखार और इन्फेक्शन। यहाँ ज्वर यानी बुखार का बहुत विस्तार से वर्णन है। उसके प्रकार बताएं, शरीर के अंदरूनी कारणों मतलब दोषज से होने वाला, बाहरी कारणों यानी आगंतुज से होने वाला जैसे चोट या इन्फेक्शन से, अभिशंग ज्वर। फिर विषम ज्वर है जो शायद मलेरिया जैसे रुक रुक कर आने वाले बुखार की तरफ इशारा करता है, और पुनरावर्तक ज्वर यानी बार बार लौट आने वाला बुखार। और इतना ही नहीं, बुखार की अवस्थाएं भी बताई गई हैं, आम, पच्यमान, निराम। ये शायद इस बात से जुड़ा है कि शरीर में बीमारी पैदा करने वाले तत्व, वो जो दोष होते हैं,
किस स्थिति में है, क्या वो अभी कच्चे हैं, पच रहे हैं या पच चुके हैं। ये बुखार के मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी रहा होगा उस समय। बिल्कुल। और लिस्ट में मसूरी का भी है, शायद चेचक या स्मॉल पॉक्स जैसी दानों वाली बीमारी, और रोमांतिका यानी खसरा या मीजल्स का भी जिक्र है। फिर आज के हिसाब से बुखार के कारण दिए गए हैं त्वचा पर दाने वाले बुखार जैसे खसरा, चिकन पॉक्स, रुबेला, हैंड फुट माउथ डिजीज, हर्पीज जोस्टर। परजीवियों से होने वाले बुखार जैसे फाइलेरिया, मलेरिया, आम इन्फेक्शन वाले बुखार, टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकनगुनिया, और कुछ खास इलाकों में पाए जाने वाले बुखार। ये बुखार का वर्गीकरण दिखाता है कि ये लक्षण कितना अहम माना गया है। प्राचीन आयुर्वेदिक सोच में उसकी अवस्थाओं और पैटर्न पर जोर है, तो आज की सोच में उसके पीछे के खास कारण वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन पर जोर है। ये दिखाता है कि एक ही लक्षण बुखार को अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों ने कितनी गहराई से समझने की कोशिश की है। अच्छा, अब जरा खून और उसके बहाव यानी ब्लड और सर्कुलेशन सिस्टम पर आते हैं। यहाँ पांडु शब्द है जिसे आमतौर पर एनीमिया यानी खून की कमी समझा जाता है, और रक्तपित्त है जो शायद अलग-अलग तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की ओर इशारा करता है। हाँ, रक्तपित्त एक दिलचस्प शब्द है। ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों से खून बहने की समस्या के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे नाक से, मुंह से या अंदरूनी ब्लीडिंग वगैरह। ये एक तरह का सिंड्रोम या लक्षणों का समूह था, आप कह सकती हैं। और आज के दौर के हिसाब से देखें तो लिस्ट में खून बनाने वाले सिस्टम, हेमेटोपोइटिक सिस्टम के रोग हैं। कई तरह के एनीमिया जैसे पोषण की कमी लाला, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया, और प्लेटलेट्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दिल से जुड़े शब्दों में हृदय रोग जो एक सामान्य टर्म है, और शोथ यानी सूजन या एडीमा का जिक्र है। और फिर आधुनिक दिल की बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी आता है, और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सीसीएफ यानी दिल का ठीक से पंप ना कर पाना। यहाँ भी वही बात है। देखिए, रक्तपित्त एक लक्षण आधारित समूह है, जबकि आज हम ब्लीडिंग के पीछे के खास कारण जैसे प्लेटलेट की कमी या क्लॉटिंग फैक्टर की समस्या को ढूंढते हैं। हृदरोग एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर आज कई खास बीमारियां आती हैं। तो पारंपरिक सोच शायद लक्षणों के पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देती थी, जबकि आधुनिक सोच बीमारी की बारीक वजह और प्रक्रिया पर। ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं लिवर और त्वचा की तरफ। लिवर के लिए कामला यानी पीलिया, जॉन्डिस और उदर रोग हैं जो अक्सर लिवर की खराबी या पेट में पानी भरने, एसाइटिस से जुड़े होते हैं। और आधुनिक लिस्ट में लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस और फिर से पीलिया और जलोदर यानी असाइटिस का जिक्र है। त्वचा की बात करें तो कुष्ठ शब्द है। ये शायद सिर्फ आज के लेप्रोसी के लिए नहीं बल्कि कई तरह के त्वचा रोगों के लिए इस्तेमाल होता होगा, है ना? इसे महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ में बांटा भी गया है। इसके अलावा शीत पित्त हैं जो ऑर्टिकेरिया या पित्ती जैसा लगता है, श्वेत्र यानी विटिलिगो या सफेद दाग, और विसर्प जो शायद तेजी से फैलने वाली त्वचा की सूजन जैसे इराइसीप्लास के लिए हो। आयुर्वेदिक त्वचा रोगों का वर्गीकरण काफी विस्तृत लगता है। हाँ, कुष्ठ शब्द का दायरा शायद बहुत बड़ा था। श्वेत्र और विटिलिगो में सीधी समानता दिखती है। विसर्प और एरिसिपेलस या सेल्यूलाइटिस में भी समानता हो सकती है। ये दिखाता है कि त्वचा की समस्याओं को भी कितनी बारीकी से देखा और बांटा गया था उस समय। हाँ, और आधुनिक लिस्ट भी लंबी है। एलर्जी वाली दिक्कतें जैसे एक्जिमा, अर्टिकेरिया, पपड़ीदार दाने, सोरायसिस, लाइकन प्लेनस, फफोले वाले रोग, पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड, फंगल इन्फेक्शन, लेप्रोसी, विटिलिगो, सेल्यूलाइटिस। त्वचा पर तो दोनों सिस्टम्स ने काफी ध्यान दिया है। अब एक बड़ा हिस्सा आता है जिसमें शरीर की मशीनरी मतलब हार्मोन्स, नसें, मांसपेशियां, जोड़ सब शामिल हैं। यानी मेटाबॉलिक, एंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। इन्हें थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। पहले मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन, गलगंड यानी घेंगा, थायराइड की समस्याएं, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, स्थौल्य यानी मोटापा और उसका उल्टा कार्श्य यानी दुबलापन। फिर प्रमेह का जिक्र है जो मेटाबॉलिक गड़बड़ियों का एक समूह लगता है जिसमें डायबिटीज भी शामिल है। और हाँ, डायबिटीज मेलिटस और पैंक्रियाटाइटिस अग्नाशय शोथ का नाम भी साफ साफ दिया है। प्रमेह एक क्लासिक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। हाँ,
जो सिर्फ शुगर की समस्या नहीं बल्कि शरीर के तरल पदार्थों और मेटाबॉलिज्म की कई गड़बड़ियों को दिखाता था। डायबिटीज उसका एक मुख्य हिस्सा जरूर है, पर ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक था। अच्छा, अब आते हैं नसों और मांसपेशियों हड्डियों यानी न्यूरोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल पर। यहाँ वात व्याधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आयुर्वेद में वात शरीर में गति या मूवमेंट का सिद्धांत है ना? तो वात व्याधि उन सभी समस्याओं का छाता नाम हो सकता है जहां ये मूवमेंट बिगड़ जाता है। बिल्कुल, वात व्याधि के अंदर बहुत कुछ आता है। लिस्ट में कुछ उदाहरण हैं, जैसे अर्दित, चेहरे का लकवा, बेल्स पैल्सी, पक्षाघात, हेमीप्लीजिया, लकवा, कंपवात, शायद पाकिस्तानिज्म जैसा कुछ, गृध्रसी, साइटिका। ये दिखाता है कि नसों और मांसपेशियों से जुड़ी कितनी अलग अलग तकलीफों को वात की गड़बड़ी से जोड़ा जाता था। और इनके आज के समकक्ष भी दिए हैं: पार्किंसंस रोग, स्ट्रोक, बेल्स पाल्सी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मिर्गी, ऑर्गेनिक कारण वाली। रीढ़ की हड्डी की आम समस्याएं भी हैं: कमर साइटिका दर्द, गर्दन और कमर का स्पॉन्डिलोसिस। फिर जोड़ों और हड्डियों की बात है: संधिगत वात, शायद ऑस्टियोआर्थराइटिस, कटिग्रह, कमर में जकड़न, मन्यास्तंभ, गर्दन में अकड़न, वातकंटक, एड़ी का दर्द, प्लांटर फैसियाइटिस, अवबाहुक, फ्रोजन शोल्डर। इनके आधुनिक नाम भी हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रोजन शोल्डर, प्लांटर फैसियाइटिस, टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे मांसपेशियों के रोग। तो वात व्याधि के अंदर नसों की समस्याएं भी हैं, जोड़ों की भी, मांसपेशियों की भी। ये दिखाता है कि आयुर्वेद शरीर को हिस्सों में बांटने के बजाय शायद मूवमेंट और उसके नियंत्रण की गड़बड़ी को एक बड़े नजरिए से देखता था, एक होलिस्टिक व्यू। और आखिर में इसी बड़े खंड में इम्यून सिस्टम और पूरे शरीर से जुड़ी दिक्कतें हैं। आम वात, जिसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस से जोड़ते हैं, और वात रक्त, जिसे गाउट से जोड़ते हैं। आधुनिक लिस्ट में रियोमैटिक फीवर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और गाउट शामिल हैं। आम वात और वात रक्त भी बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आम का मतलब है शरीर में ठीक से न पचे हुए टॉक्सिक तत्व। तो आम वात सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि इस आम के कारण होने वाली सूजन और दर्द की स्थिति है। वात रक्त में रक्त यानी खून और वात दोनों की गड़बड़ी मानी जाती है, जो गाउट से काफी मिलता जुलता है। ये तुलनाएं दिखाती हैं कि शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ियों को भी पुराने सिस्टम में समझने की कोशिश की गई थी, भले ही उनकी भाषा और कॉन्सेप्ट अलग थे। वाकई ये हिस्सा काफी घना है, पर यह दिखाता है कि शरीर कितना जटिल है और उसे समझने के तरीके भी कितने विविध रहे हैं। लिस्ट के आखिर में कुछ और चीजें भी हैं, संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे प्रजनन स्वास्थ्य, क्लैब्य, नपुंसकता और वंध्यत्व, बांझपन, जिनके आधुनिक समकक्ष हैं यौन समस्याएं और बांझपन, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी। मानसिक स्वास्थ्य भी हैं: उन्माद, गंभीर मानसिक रोग, अपस्मार, मिर्गी, विषाद, अवसाद, मूर्छा, बेहोशी, संन्यास, कोमा। आधुनिक लिस्ट में डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस और नॉन ऑर्गेनिक मिर्गी शामिल हैं। और इन्फेक्शंस दोबारा आते हैं, इस बार यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज, फिरंग, उपदंश, शायद सिफिलिस, शेंक्रोइड और फिर साफ तौर पर सिफिलिस और गोनोरिया। पेट के कीड़े भी, कृमि रोग भी हैं जिनके नाम तक दिए हैं, हुकवर्म, राउंडवर्म वगैरह, और श्लीपद यानी फाइलेरियासिस। तो ये लिस्ट सिर्फ शारीरिक बीमारियों तक सीमित नहीं है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन रोग, परजीवी संक्रमण सब कुछ शामिल है। ये स्वास्थ्य को एक बहुत ही समग्र यानी होलिस्टिक नजरिए से देखने की एक कोशिश लगती है। और हाँ, बिल्कुल, आखिर में खालित्य यानी बालों का झड़ना और पालित्य यानी समय से पहले बालों का सफेद होना भी है। छोटी छोटी चीजें भी नहीं छोड़ी। तो हमने इस लिस्ट के जरिए बीमारियों की एक लंबी यात्रा की, पेट से लेकर दिमाग तक, इन्फेक्शन से लेकर लाइफस्टाइल की दिक्कतों तक। इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है ये दोहरा नजरिया। एक तरफ पारंपरिक आयुर्वेदिक वर्गीकरण है जो अक्सर लक्षणों पर आधारित है, शूल, कास, या शरीर के सिद्धांतों पर, वात, पित्त, कफ, या फिर फंक्शन में रुकावट पर, अग्निमांद्य, मूत्रकृच। दूसरी तरफ आज के मेडिकल नाम हैं जो किसी खास अंग की खराबी, किसी इन्फेक्शन करने वाले कीड़े या शरीर की केमिस्ट्री में गड़बड़ी पर आधारित हैं। ये लिस्ट एक तरह से दिखाती है कि मेडिकल ज्ञान कैसे विकसित हुआ है और कैसे इन दोनों नजरियों को कभी-कभी एक साथ रखा या समझा जा सकता है।
और हमारे सुनने वालों के लिए इसका क्या महत्व है, क्या टेक अवे है? देखिए, ये लिस्ट बीमारियों के उलझे हुए संसार को समझने का एक ढांचा देती है। ये जानना कि बीमारियों को कैसे कैसे बांटा गया है, चाहे वो पुराने तरीके हों या नए, हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। ये हमें दिखाता है कि इंसान ने हमेशा से बीमारियों को समझने, नाम देने और उनसे लड़ने के तरीके खोजे हैं, और ये खोज आज भी जारी है। ये लिस्ट उस खोज का एक दिलचस्प पड़ाव है, एक स्नैपशॉट है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी खोजबीन रोग निदान एवं विकृति विज्ञान की रोग सूची पर। जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम एक ही लिस्ट में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के वर्गीकरण देखते हैं, तो ये हमें मेडिकल समझ के विकास के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ ज्ञान की परतें हैं जो एक के ऊपर एक जुड़ती गई हैं, या फिर ये इशारा करता है कि शायद स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के लिए इन दोनों तरह के नज़रियों की अपनी अपनी जगह और अहमियत हो सकती है, एक ज़्यादा इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण की तरफ? इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं।